शीला अपनी अपाहिज बहू रजनी के साथ रहा करती थी। क्योंकि रजनी अपाहिज थी, इसलिए उसका पति अशोक उसे जरा भी प्यार नहीं करता था और हमेशा उसे उसके इस अपाहिजपन के लिए ताने दिया करता था। पता नहीं तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ पर ऐसा कौन सा जादू किया था कि जब वो लोग तुम्हें देखने तुम्हारे घर गए तो उन्होंने तुम्हें अपाहिज देखने के बाद तुम्हारा रिश्ता मुझसे पक्का कर दिया। देखिए अशोक जी, मैं जानती हूँ कि आप ऐसी लड़की चाहते थे जो आपके लायक हो, पर आपको मुझ जैसी अपाहिज मिल गई। पर अशोक जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं? सारी गलती तुम्हारी ही है। अरे मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती तुम? क्यों हो अब तक इस घर में? अशोक रजनी को खरी खोटी सुनाई रहा होता है कि तभी वहाँ शीला आ जाती है और अशोक की ऐसी बातें सुनकर अशोक को एक थप्पड़ लगाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासूम बहू से इस तरह से बात करने की? अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तू है। ना तो तू इस घर की जिम्मेदारी को उठा सकता है और ना ही मेरी बहू की, इसीलिए तू यहाँ से चला जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ऐसी बात है माँ तो तुम अपनी अपाहिज बहू के साथ ही रहो इस घर में। मैं जा रहा हूँ इस घर से। इतना बोलकर अशोक घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपना सामान लेकर जाने लगता है। ये सब देखकर रजनी को बहुत बुरा लगता है और वो व्हीलचेयर पर बैठी बैठी अशोक को रोकने की कोशिश करती है। देखिए अशोक जी, मेरी की की सजा माँ जी को मत दीजिए। इस घर को, मुझे, माँ जी को आपकी जरूरत है। अगर आप चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? एक बार तो माँ जी के बारे में सोचिए। बहुत सोच लिया मैंने दूसरों के बारे में, अब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा। नहीं अशोक जी, गुस्से में ऐसा फैसला मत लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी देखो ना, अशोक जी जा रहे, इन्हें रोक लीजिए माँ जी। जाने दे बहू, अगर ये हमसे जितना दूर रहेगा उतना ही हम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और एक बात तो मेरी ध्यान से सुन ले, इस घर में तुझे मैं लेकर आई हूँ, किसी के सामने तुझे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आज जिंदगी में पहली बार आपने अपाहिज के लिए मुझ पर हाथ उठाया और आज जब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ तो भी आप इस अपाहिज का ही साथ दे रही हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जब आपका बेटा आपसे दूर होगा तब आपको आपके बेटे की कदर होगी। इस तरह से अशोक अपनी माँ और अपनी अपाहिज बीवी को उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। शीला का घर अशोक के ही बदौलत चल रहा था, पर अशोक के जाने के बाद शीला की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से शीला सही समय पर अपनी दवाई नहीं ले पाती और उसकी दवाइयाँ भी खत्म हो जाती हैं। माँ जी, आपकी आज की आखिरी दवाई है। आपकी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम आपके लिए दवाई ला सके। अरे बहू, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। अगर कुछ दिनों तक दवाई नहीं लूंगी तो मैं मर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ रही हूँ। जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं सबसे पहले अपने लिए दवा लेकर आऊंगी। काश कि माँ जी मैं आपकी कोई मदद कर पाती। इतना बोलकर रजनी रोने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शीला को घर में साफ सफाई का काम मिल जाता है। बहू, अब हमें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अब नौकरी मिल चुकी है। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर माँ जी आपकी सैलरी तो 1 महीने बाद मिलेगी और आपकी दवाइयाँ तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। आखिर आप दवाइयाँ कैसे लेंगी? अरे बहू, तू फिर से टेंशन लेने लग गई क्या मेरी? मैंने कहा ना कि 1 महीने की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू टेंशन लेना बंद कर। शीला के समझाने पर रजनी अपनी सास के टेंशन लेना कम कर देती है और इसी तरह से 1 हफ्ते गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शीला काम पर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी पड़ोस का एक बच्चा रजनी के पास आता है। रजनी आंटी, मेरी माँ कहती है कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। कल मेरा स्कूल में टेस्ट है और मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे ये सवाल समझा दोगी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें सारे सवाल समझा दूंगी और कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई में तो मेरे पास आ जाना। इतना बोलकर रजनी उस बच्चे को पढ़ाने लगती है। रजनी का पढ़ाया हुआ उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उस बच्चे की माँ रजनी से आकर बात करती है। रजनी, तुमने पता नहीं एक दिन में मेरे बच्चे पर क्या जादू कर दिया। अब वो जिद पर अड़ गया है कि तुम्हारे पास ही ट्यूशन पढ़ना है उसे, पर तुम तो किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाती। आंटी, आप तो जानती है ना कि मैं अपाहिज हूँ, कोई भी काम सही से नहीं कर सकती, बस इसीलिए मेरे बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती। पर आप अपने बच्चे को भेज देना, मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी और मेरा थोड़ा मन भी लगा रहेगा। घर में अकेले अकेले बैठकर बोर हो जाती हूँ। बुरा मत मानना रजनी बेटा, पर ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। भले ही तुम विकलांग हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती। वैसे भी तुम पूरे दिन घर में खाली पड़ी रहती हो,
तुम बच्चों को ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाती? इससे तुम्हारी भी थोड़ी इनकम हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। उस औरत की बात रजनी को बहुत अच्छी लगती है और वो अब बच्चों को घर में ही ट्यूशन पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे रजनी के पास कई सारे बच्चे आने लगते हैं। अब रजनी बच्चों को पढ़ाकर अच्छी खासी कमाई करने लगती है। पर एक दिन शीला की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जाती। रजनी सभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई रही होती है कि तभी अचानक से शीला को खून की उल्टियाँ होने लगती है। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया? अपनी माँ जी को हॉस्पिटल लेकर कैसे जाऊँ? क्या करूँ? माँ जी होश में आइए। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जरूर जाऊंगी। मैडम आप डरो मत, हम सब आपके साथ हैं। मैं अभी अपने पापा को बुलाता हूँ। इस तरह से वो बच्चा अपने पापा को बुला कर लाता है। अब सभी लोग मिलकर शीला को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर रजनी से कहते हैं, देखिए आपकी सास को फूड पॉइजनिंग हुआ है और शायद आपकी सास समय पर अपनी दवाई भी नहीं ले रही हैं। बस इस वजह से उन्हें खून की उल्टी हुई है। अभी उनकी हालत बहुत नाजुक है। हमें जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए आपको हॉस्पिटल की फीस जमा करनी होगी, जो 1 लाख है। क्या 1 लाख? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अरे रजनी बेटा, तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम हमारे बच्चों को पढ़ा रही हो, तुम हमारे बच्चे की गुरु हो और हम सबका फर्ज बनता है कि तुम्हें तुम्हारी गुरु दक्षिणा दी जाए। इसीलिए हम सभी मोहल्ले वाले मिलकर तुम्हारी सास का इलाज करवाएंगे और तुम अपने पैसे बच्चों की फीस में कटवाती रहना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरे साथ न होते तो शायद मेरी सास की जान नहीं बच पाती और मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरी सास के ठीक होते ही मैं आप सबका 1-1 रुपया चुका दूंगी। रजनी, धन्यवाद कहकर तुम हमें छोटा मत करो। मोहल्ले वाले होते ही इसलिए ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। और वैसे भी तुमने बहुत दुख देखा है, अब और नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह से रजनी की मदद उसके मोहल्ले वाले करते हैं। बहुत जल्द शीला ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद दोनों सास बहू मिलकर धीरे धीरे सभी मोहल्ले वालों को उनके पैसे लौटा देती हैं। दिव्या अपने ससुराल में अपनी सास शांति, पति पीयूष और नंद सुमन के साथ रहा करती थी। दिव्या की सास शांति उसे बहुत प्यार करती थी, पर वही उसका पति और उसकी नंद उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि दिव्या काली थी। ऐसे ही एक दिन, मैंने नाश्ता बना दिया है, जल्दी से आकर खा लीजिए, नहीं तो आपको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तुम्हारी काली शक्ल देख ली ना मैंने। अब चाहे मैं घर से सुबह के 5 बजे ही क्यों ना निकलूं, फिर भी मुझे ऑफिस लेट ही पहुंचना है। मुझे माँ जी ने कहा है कि मैं। माँ की आड़ में तो तुम पता नहीं क्या क्या गुल खिला रही हो। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। भूलो मत, मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, इसलिए मेरे सामने अपना काला चेहरा लेकर मत आया करो, समझी? इस तरह से पीयूष दिव्या को काफी जली घटी सुनाता है। बेचारी दिव्या अपने ही पति की ऐसी बातें सुनकर रोने लगती है और तभी वहाँ शांति आ जाती है। ये सब देखकर शांति को अपने बेटे पीयूष पर बहुत गुस्सा आता है और वो पीयूष को डांटते हुए उससे कहती है, अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आती क्या सुबह सुबह इस तरह से बहू को डांटते हुए? अरे ये मत भूल कि आज तू जिस मुकाम पर पहुंचा है ना, ये सब कुछ बहू की वजह से है। अगर बहू ने तुझसे शादी के लिए हाँ नहीं की होती ना, तो आज तू जिंदा नहीं होता। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचा तो ऐसे में उससे प्यार हो जाता है, और तू है कि बहू से अभी भी नफरत करता है। अरे बेशरम, किसी का मुंह देखने से कोई काला नहीं हो जाता। माँ, मेरी जान लेने वाली भी तो ये लड़की ही थी ना। इसी ने तो मेरा एक्सीडेंट किया था। जानबूझकर इसने मुझे मारने की कोशिश की थी ताकि मैं इससे शादी कर सकूं, और वही हुआ। देखो देखो दिव्या, तुम मुझसे प्यार करती थी, मैं नहीं। और तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया मेरी माँ की नजरों में अच्छा बनने का। मेरा एक्सीडेंट करके मुझे ही खून देकर बचा लिया, और इस तरह से बन गई तुम मेरी माँ की नजरों में महान। पर एक बात याद रखना, मैं तुमसे पहले भी प्यार नहीं करता था और आज भी नहीं करता, और ना ही जिंदगी में कभी कर पाऊंगा। पीयूष जी, ये आपकी गलतफहमी है कि मैं आपके पीछे पड़ी थी। मैं आपसे प्यार करती थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ, पर मैंने नहीं किया था। उस दिन गाड़ी कोई और चला रहा था। पर जब मुझे पता चला कि मेरी गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने आपकी जान बचाने की कोशिश की, ना कि इसीलिए कि मैं आपके घर की बहू बन सकूं। अरे मैं तो खुद किसी और से क्या? मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, पर फिर भी तुम्हारी बकवास सुने जा रहा हूँ। अब हटो मेरे रास्ते से। इस तरह से पीयूष गुस्से में घर से निकल जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और एक दिन निशा के लिए लड़के वाले आते हैं। वो काफी लालची होते हैं, जिस वजह से शांति उस रिश्ते को ठुकरा देती है। मैं ऐसे लालची घर में अपनी बिटिया को कभी नहीं भेजूंगी, इसीलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अरे बहन, आप क्या इस रिश्ते को ठुकराएंगी? हम खुद इस रिश्ते को ठुकराते हैं। अरे जिसकी बहू काली उसके घर हम नहीं जाते रिश्ता लेकर। और वैसे भी मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है, इसके लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। एक बार अपने घर को देख लो, तुम्हारे घर में तुम्हारी काली बहू के रहते तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं करने वाला, और ना ही कभी इसके लिए अमीर घर से रिश्ता आएगा। चल बेटा। लड़के की माँ की ऐसी बातें सुनकर अब निशा को अपनी भाभी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी पर अपना सारा गुस्सा निकालने लगती है। माँ, भैया बिल्कुल सही कहते हैं। आपने ना भैया की शादी इस कलूटी से करवा के ना उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। साथ ही साथ बहुत बड़ी गलती की है आपने। जब से ये कलमुही हमारे घर में आई है ना, तब से मेरे लिए अमीर घर के रिश्ते ही नहीं आ रहे। कोई हमसे रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उनकी बहू के घर में कोई भी काला हो। बेटा, वो लोग तेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे। शायद इसीलिए तेरा रिश्ता उस घर में नहीं हुआ, और तू किसी और की वजह से अपनी भाभी को उसके रंग के लिए दोष नहीं दे सकती। माँ, आप कितना भी भाभी का पक्ष क्यों ना ले लो, लेकिन ये औरत मेरे घर के लिए मनहूस है तो है। जब से ये घर में आई है ना, तब से हमारे घर की खुशियां ही जा चुकी हैं। और ये काली कलूटी पता नहीं कब जाएगी हमारे घर से। चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? इस तरह से रोती हुई निशा अपने कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर हर बार इसी तरह के लड़के वाले निशा को देखने आते और उसकी भाभी का काला रंग देखकर रिश्ता करने से मना कर जाते। ये देखकर अब दिव्या को भी लगने लगा था कि शायद वही इस घर के लिए मनहूस है। और ऐसे ही एक दिन दिव्या अपना सारा सामान पैक करके घर से जाने लगती है। बहू, तू अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं हमेशा के लिए इस घर से जा रही हूँ। शायद पीयूष जी और निशा बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक मैं इस घर में रहूंगी, इस घर की खुशियाँ इसी तरह से भंग होती रहेंगी। शायद मेरे इस घर से निकल जाने के बाद निशा का रिश्ता भी लग जाए। बहू, मैं इन सारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती, और मैं कह देती हूँ कि तू इस घर से कहीं नहीं जाएगी। देखना, बहुत जल्दी ही निशा का रिश्ता भी तय हो जाएगा। मैंने अपनी बहन से बात करी है, उसने मुझे एक बहुत ही अच्छे अमन नाम के लड़के की फोटो भेजी है। अमन काफी अमीर और खानदानी है। मुझे तो ये सोच के खुशी हो रही है कि मेरी बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। बस लड़के वालों को मेरी निशा पसंद आ जाए। अमन, माँ जी, क्या एक बार आप मुझे इस लड़के की फोटो दिखा सकती हैं? हाँ बहू, क्यों नहीं। अब शांति दिव्या को अमन की फोटो दिखाती है। अमन की फोटो देखते ही दिव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। बहुत जल्द अमन अपनी माँ के साथ निशा को देखने घर आता है, और अमन जैसे ही दिव्या को देखता है वो भी हैरान रह जाता है। अब मौका देखकर दिव्या अमन से अकेले में बात करती है। उन दोनों को साथ में देख निशा को बहुत गुस्सा आता है। उस समय निशा कुछ नहीं बोलती, तो वहीं अमन निशा से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है और अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चला जाता है। अमन के जाने के बाद निशा अपनी भाभी पर भड़कने लगती है। माँ, भाभी की बहुत तारीफ करती हो ना, तो आज मैं इस कलूटी का काला सच बताती हूँ आपको। ये जानबूझ के मेरा रिश्ता नहीं होने देना चाहती कहीं भी। आज भी जब इतने बड़े घर से रिश्ता आया ना मेरे लिए, तो ये उस लड़के से बात करके उसे भड़का रही थी ताकि मेरी शादी उससे ना हो। मैंने भाभी को अपने आंखों से अमन से बात करते हुए देखा है। निशा की बात सुनकर शांति अपनी बेटी को एक थप्पड़ लगाती है और इससे बोलती है, बस बहू, तूने बहुत कर ली अपनी मनमानी, और तूने अमन को बहू के साथ देखा है। इनकी बातों को नहीं सुना, लेकिन मैंने बहू की सारी बातें सुनी हैं। अमन वही लड़का है जिससे बहू प्यार करती थी, पर बहू की शादी तेरे इस नालायक भाई से हो गई, क्योंकि इसने तेरे भाई को खून दिया था। समाज वाले इसे ताने देने लगे थे। बस इसीलिए मैंने बहू की इज्जत बचाने के लिए पीयूष की शादी इससे करवा दी। और पीयूष बेटा, बस माँ जी, रहने दीजिए। नहीं बहू, आज मुझे बोल लेने दे। बहुत उड़ा लिया मेरे बच्चों ने तेरे काले रंग का मजाक। आज निशा को भी तो पता चले। आज अगर इतने बड़े घर से रिश्ता आया है उसके लिए, तो उन्होंने इसको मना क्यों नहीं किया? बेटा, कमी बहू में नहीं बल्कि तुझ में है। तू भले ही गोरी है, लेकिन तू सुंदर नहीं है, इसीलिए लोग तुझे ठुकरा कर चले जाते हैं। आज अमन भी तुझे ठुकराने वाला था, लेकिन दिव्या के कहने पर उसने तुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। और पीयूष बेटा, उस दिन भले ही तेरा एक्सीडेंट बहू की गाड़ी से हुआ था, लेकिन उस दिन गाड़ी बहू नहीं चला रही थी। क्या?
बेटा तू तो जानता है ना कि हमारे घर में एक भी गाड़ी नहीं है और मुझे गाड़ी चलाने का कितना शौक है। क्योंकि बहू तेरी अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मैंने उससे कहा कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाए। मैंने बहू को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी गाड़ी ले गई और मुझसे तेरा एक्सीडेंट हो गया। दुनिया वाले एक माँ को खूनी ना कहे, इसीलिए बहू ने तेरी जान बचाई और ये इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। सारी सच्चाई सुनकर पीयूष और निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों अपनी दिव्या से माफी मांगते हैं, जिसके बाद दिव्या को उसका पति और उसकी नंद भी अपना लेते हैं। बहुत जल्द निशा की शादी अमन से हो जाती है और वो लोग अपने अपने घर में खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। रुक जा इंसान, एक बार पीछे पलट कर देख, देख पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे भाई, तुम जो भी हो मुझसे बाद में बात करना, अभी बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मुझे देखकर तुम्हारी सारी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल। रात के अंधेरे में दो मुंह वाली एक चुड़ैल गांव में आती है और घूमते हुए गुस्से में खुद से बोलती है, आज इस माया चुड़ैल की वजह से माँ ने मुझे घर से निकाला और सजा दे दी कि मैं 30 इंसान को मार कर ही वापस घर में आऊं। इस माया चुड़ैल को तो मैं अपनी ऐसी माया जाल में फंसाऊंगी कि उसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। पर मैं 30 लोगों की जान लूंगी। मेरे पास तो सिर्फ 15 ही दिन है। 15 के बाद मुझे फिर से घर भी आना है। लोगों को मारने के लिए मुझे पहले किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना होगा। पर इस मनहूस गांव में तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। इतना बोलकर चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई भी प्राणी नजर नहीं आता। जिसके बाद उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है जो आराम से बैठकर सो रही होती है। उस गाय को देखकर चुड़ैल एक बार फिर खुद से बोलती है, सुबह होने वाली है और सुबह होने से पहले मुझे किसी न किसी शरीर में प्रवेश करना होगा। अगर इन गांव वालों ने मुझे गांव में देख लिया तो ये कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुझे खत्म कर देंगे, फिर कैद कर लेंगे। मुझे सुबह होने से पहले ही कुछ करना होगा। सुबह हो उससे पहले ही मैं इस गाय में जाकर समा जाती हूँ। गाय के शरीर में रहकर मैं आराम से शिकार कर पाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस गाय के शरीर में घुस जाती है और वो गाय दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल बन जाती है। अब चुड़ैल जैसे ही उस गाय के अंदर प्रवेश करती है, तभी वहाँ भोला नाम का एक व्यक्ति अपने हाथों में लोटा लिए खेत की ओर जा रहा होता है। भोला को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, ये प्राणी कुछ समय पहले आ जाता तो मैं इस आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाती। पर कोई बात नहीं, अब ये यहाँ आया है मेरे सामने तो मैं इसका शिकार कर लेती हूँ। पहले ही दिन मेरा पहला शिकार, और जब मैं अपने शिकार पूरे करके अपने घर वापस जाऊंगी तब माँ को पता चलेगा कि मैं कितनी तेज और होनहार हूँ। इतना बोलकर वो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल उस आदमी का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद जब वह आदमी खेत में पहुंच जाता है तो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल उस व्यक्ति को आवाज देते हुए उससे बोलती है, रुक जा इंसान, एक बार पीछे पलट कर देख, देख पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे भाई, तुम जो भी हो मुझसे बाद में बात करना, अभी बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मुझे देखकर तुम्हारी सारी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है और अपने सामने दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल को देखकर उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह भागते हुए बोलता है, हे भगवान, हमारे गांव में चुड़ैल, माता रानी मुझे बचा ले, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे खत्म कर देगी। मुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर वह आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, परंतु वो जहां जहां पहुंचता है वो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और आखिर में वह उसे मारकर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। अब उस आदमी को मारकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे वाह, यह आदमी तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। लगता है इस गांव के सारे मनुष्य इसी की तरह स्वादिष्ट हैं। अब मैं इस गांव के लोगों का ही शिकार करूंगी, पर उससे पहले अब मुझे छुपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? इतना बोलकर चुड़ैल खेत से बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र गांव के जंगल पर पड़ती है जो कि काफी बड़ा होता है। चुड़ैल गांव वालों की नज़र से छुपने के लिए उस जंगल में चली जाती है और रात होने का इंतजार करती है।
अब जैसे ही रात होती है, चुड़ैल एक बार फिर से जंगल से बाहर निकलकर गांव में आ जाती है और इस बार दो व्यक्ति नशे की हालत में झूमते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वह चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को अपना शिकार बनाने की सोचती है और उन दोनों के सामने जाकर उन दोनों से बोलती है, आज तो बहुत मजा आएगा। आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। आखिर मेरे सामने दो दो प्राणी जो है। भाई, क्या जो मैं देख पा रहा हूँ वही तुम भी देख पा रहे हो? हाँ भाई, मेरे सामने दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल खड़ी है। हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तुम सही बोल रहे हो। तुम दोनों मुझसे कितना ही भाग लो, पर मुझसे बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर वह दोनों जैसे ही वहां से भागने लगते हैं, चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और उन दोनों को भी मारकर उनके शरीर का सारा खून पी जाती है। अब मौत का सिलसिला उस गांव में इसी तरह से शुरू हो जाता है। अब हर रोज किसी न किसी की लाश गांव में पड़ी हुई मिलती है। यह सब देखकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद उस गांव का मुखिया एक फैसला लेता है और सभी गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, तुम्हारी सेफ्टी मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारी सुरक्षा करके रहूंगा। इसलिए आज मैंने गांव के बाहर अपने कुछ आदमियों को तैनात किया है और उसके लिए जाल भी बिछाया है, ताकि वो कातिल हमारे गांव में आए तब हम उस कातिल को पकड़ सकें। अब सभी गांव वाले सरपंच का साथ देते हैं और रात को सरपंच अपने कुछ आदमियों को गांव के बाहर पहरे देने के लिए खड़ा कर देता है। रात को जब चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव की तरफ जाने लगती है तो वो गांव के बाहर ही कुछ आदमी को खड़े देखती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गांव के बाहर ही इतने सारे मनुष्य मिल गए। बड़ा मजा आएगा। इतना बोलकर चुड़ैल आगे जाने लगती है कि तभी वो एक जाल में फंस जाती है और पेड़ पर लटक जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि उस गांव का कातिल जो लोगों को मार रहा है वो जाल में फंस चुका है। उसे देखने के लिए सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है और जब सभी गांव वाले दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल को जाल में फंसा हुआ देखते हैं तो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस जाल को काट देती है और गांव वालों से बोलती है, तो तुम गांव वालों को आखिर पता चल ही गया। अब मैं तुम सभी गांव वालों को एक साथ खत्म कर दूंगी। तू हम गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। मैं तुझ जैसी चुड़ैल को अपने वश में करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल हूँ। मैं अपनी शैतानी शक्तियों से तुम सबको खत्म कर दूंगी। वो तो जब मैं तुझे नष्ट करूंगा तब तुझे पता चलेगा चुड़ैल। अब सामना कर मेरे पहले और आखिरी वार का, क्योंकि मैं तुझे अपने पहले वार में ही खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालते हुए उस चुड़ैल के गले में डाल देते हैं। जैसे ही चुड़ैल के गले में रुद्राक्ष की माला पड़ती है, वो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल तड़पने लगती है और क्षण भर में उसके शरीर में आग लग जाती है, जिसके बाद वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद बाबा गांव वालों से बोलते हैं, हमारा गांव अब सुरक्षित है, क्योंकि मैंने उस दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल के नष्ट हो जाने के बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं।